कहानी की शुरुआत में हम डैन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बेटी मूरी के साथ आराम से सोफे पर बैठ के फुटबॉल मैच देख रहा था। लेकिन तभी अचानक टीवी पर कुछ अजीब सा होने लगा। मैच बीच में रुक गया क्योंकि अब फील्ड पर धुएं और बिजली से बना हुआ एक चमकदार बादल दिखाई दे रहा था और अचानक उसमें से कई सारे फौजी बाहर आए। उनकी अगुवाई एक औरत कर रही थी जिसका नाम लेफ्टिनेंट हार्ट था। उसने सभी को बताया कि वो साल 2051 यानी फ्यूचर से आए हैं। पता चलता है कि व्हाइट स्पाइक्स नाम की एक एलियन प्रजाति पृथ्वी पर हमला कर चुकी है और साल 2051 पर उन्होंने धरती पर ज्यादा से ज्यादा इंसानों को खत्म कर दिया था। ये सोल्जर्स इन लोगों से रिक्वेस्ट करने आए हैं कि वो उनके साथ जाकर उस फ्यूचर की लड़ाई में हिस्सा लें। अगले 12 महीनों में दुनिया भर के देश जितने फौजी भेज सकते थे उन्होंने भेजे, लेकिन फ्यूचर की अथॉरिटीज और ज्यादा लोगों की मांग कर रही थी। जितने भी सोल्जर्स लड़ने जाते थे उनमें से सिर्फ एक चौथाई ही जिंदा वापस लौट पाते थे। जब ट्रेंड सोल्जर्स की कमी पड़ने लगी तो सरकारें सिविलियंस को भी भर्ती करने लगी। डैन एक टीचर है और जब वो अपनी क्लास को पढ़ा रहा था तो अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आया कि उसे भी युद्ध में भेजे जाने के लिए चुन लिया गया है। बाद में वो इस बात को कंफर्म करने के लिए अपने नजदीकी मिलिट्री ऑफिस पहुंचा। डैन को बताया गया कि वैसे भी उसकी 7 साल में मौत होने वाली है, इसलिए वो युद्ध में भेजने के लिए फिट है। ये सुनकर डैन बिल्कुल हैरान रह गया और बहुत सारे अजीबोगरीब सवाल करने लगा, मगर ऑफिसर्स ने उसके किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने उसकी बात ना सुनते हुए उसके हाथ में एक डिवाइस लगा दिया जो उसे ट्रैक करेगा और वो फ्यूचर में इसी के जरिए इससे बात कर सकेंगे। इसे तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक वो 2051 से वापस नहीं आ जाए। उस शाम डैन ने अपनी पत्नी एमी से मिलकर उसे सब कुछ बताया, जो परेशान होकर कहने लगी कि उन्हें गवर्नमेंट से दूर भाग जाना चाहिए। पर डैन ने बताया कि उसके हाथ में ऑलरेडी ट्रैकर लगा दिया गया है। अब चाहे वो जहाँ मर्जी भाग जाए, अथॉरिटीज उन्हें कहीं भी ढूंढ लेंगी। वो समय में भी आगे पीछे जा सकते हैं, फिर हमको तो ढूंढ ही लेंगे। जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो एमी ने सुझाव दिया कि डैन को अपने पिता जेम्स से मदद लेनी चाहिए। हो सकता है कि वो इस ट्रैकर को निकाल पाए। वो आदमी एक जबरदस्त इंजीनियर है और वो सरकार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, इसलिए पुलिस को खबर तो पक्का नहीं करेगा। पता चलता है कि डैन के पिता वियतनाम युद्ध से लौटने के बाद उन्हें छोड़कर चले गए थे क्योंकि लड़ाई में वो अपने बहुत सारे करीबी साथियों को खोकर अंदर से टूट चुके थे और डैन के मन में अपने पिता के लिए बहुत ज्यादा नफरत थी। घर जाकर उसने देखा कि उसकी बेटी गार्डन में खेल रही थी। उसने झूठ बोलने की कोशिश की कि वो एक ट्रिप पर जा रहा है, पर मूरी तुरंत ही समझ गई कि उसके पिता को युद्ध में जाने के लिए चुन लिया गया है। डैन ने उसे वादा किया कि वो जिंदा वापस आएगा और फिर प्यार से उसे गले लगा लिया। एक दिन बाद डैन और बाकी न्यू रिक्रूट्स को हथियारों और फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उनके जिंदा बचने के चांसेस बढ़ जाएं। डैन की मुलाकात एनवायरमेंटल साइंटिस्ट चार्ली और एक्स नेवी सी डोरियन से भी हुई। जहां एक तरफ ज्यादातर लोग युद्ध में जाने से बचना चाहते थे, डोरियन अब तीसरी बार इस लड़ाई में जाने वाला था। बाद में उन्हें बताया गया कि व्हाइट स्पीक हर 6 दिन के बाद आराम करने के लिए कुछ दिनों के लिए गायब हो जाते हैं और यही समय होता है जब न्यू सोल्जर्स फ्यूचर में भेजे जाते हैं और जो सोल्जर्स पहले से ही अपनी ड्यूटी कर रहे हैं उन्हें वापस बुला लिया जाता है। उस शाम जब नए रिक्रूट्स बातें कर रहे थे तो एक अलार्म अचानक से बजने लगा। साल 2051 का एक नौजवान चिल्लाने लगा, ये तुम सबकी प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है, एलियन सच में आ चुके हैं। ये सुनते ही सभी लोग पोर्टल रूम की तरफ भागने लगे। डैन ने लेफ्टिनेंट हार्ट से पूछा कि आखिर ये क्या हो रहा है, जिसने गंभीर आवाज में जवाब दिया कि एलियंस ने साल 2051 के आखिरी साइंटिफिक रिसर्च सेंटर पर हमला बोल दिया है और अगर वो इसको पूरी तरह तबाह करने में कामयाब हो गई तो इंसान इस युद्ध को हार जाएंगे। कुछ देर बाद वो पोर्टल रूम में घुसे और जल्द ही एक के बाद एक लोग पोर्टल में खींचने लगे और अचानक लैंडिंग लोकेशन के एड्रेस में एरर आ गया। इस वजह से डैन और दूसरे लोग आसमान में जमीन से कई सौ फुट ऊपर लैंड हो गए, जिस वजह से काफी सारे लोग तो नीचे गिरकर ही मारे गए। खुशकिस्मती से डैन, चार्ली और डोरियन एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग के स्विमिंग पूल में जा गिरे, जिससे उन्हें कुछ खास चोट नहीं आई। डैन जल्द से जल्द पानी से निकला और अपनी गन चेक करने लगा। फिर उसने छत के किनारे पर जाकर मियामी शहर को देखा जो अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। इधर मिलिट्री टाइम जंप में हुई गलती की जांच कर रही थी। जल्द ही चीफ कमांड ने बचे हुए लोगों से कांटेक्ट किया। उन्होंने डैन को बताया कि वो जल्द ही इस एरिया में बम धमाके करेंगे क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा व्हाइट स्पाइक्स हैं। साथ ही डैन को इन बचे हुए लोगों का लीडर बन के वहाँ पर मौजूद साइंटिस्ट को बचाना होगा। उसने मिशन कंफर्म किया और वहाँ पर बचे हुए लोगों को इकट्ठा करने लगा। जल्द ही ग्रुप उस बिल्डिंग में पहुंचा जहाँ साइंटिस्ट मौजूद होने चाहिए थे। वो छुपकर उस बिल्डिंग में घुसे और चीफ कमांड उन्हें सतर्क रहने को कहता है क्योंकि व्हाइट स्पाइक्स खून की बू को दूर से ही सूंघ सकते हैं और उन्होंने जल्द ही साइंटिस्ट की टीम को ढूंढ निकाला, लेकिन बदकिस्मती से वो सब मारे जा चुके थे। इसके बाद फौजियों को लैब से हार्ड ड्राइव और बायो सैंपल्स लाने का ऑर्डर दिया गया ताकि इन साइंटिस्ट के हाथ लगी सारी जानकारी इन्हें मिल जाए क्योंकि ये साइंटिस्ट इन एलियन को रोकने के तरीके पर ही काम कर रहे थे। जल्द ही डैन ने सैंपल्स ढूंढ निकाले, तभी उसे पता चला कि फाइटर जेट्स पूरे 6 मिनट में इस एरिया को उड़ाने वाले हैं। डैन और उसकी टीम जल्दी से उस बिल्डिंग से बाहर निकलकर इमरजेंसी सीढ़ियों तक जा पहुंची और तभी कई व्हाइट स्पाइक्स ने ऊपर से आकर उन पर हमला कर दिया। डैन उनमें से एक को अकेला संभालने की कोशिश कर रहा था, पर आखिर में डोरियन उसकी मदद करने के लिए आया। डोरियन इनसे पहले भी लड़ चुका था और उसने बताया कि सिर्फ गर्दन और पेट पर ही गोली मारने का असर होगा, बाकी कहीं पर भी किसी हथियार का इन पर कोई असर भी नहीं होता। इतनी जरूरी बात इनको ट्रेनिंग में नहीं बतानी चाहिए थी। जब एयर स्ट्राइक में सिर्फ 3 मिनट बचे थे तो कमांड उनके लिए रेस्क्यू व्हीकल्स भेजता है। सभी लोगों ने मिलिट्री व्हीकल्स को देखकर राहत की सांस ली, पर अचानक 3 व्हाइट स्पाइक्स ने आकर उन सबको तबाह कर दिया। कुछ ही देर में एयर स्ट्राइक
शुरू हो गई। अब उनकी टीम, जिसमें सिर्फ 7 आदमी बचे हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगे। कई टीम मेंबर्स भागने की कोशिश करते हुए मारे गए। 2 सोल्जर्स खुद को कुर्बान कर देते हैं ताकि वो व्हाइट स्पाइक्स को रोक सके। इससे बाकी बचे हुए 5 लोग वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। एक दिन बाद डैन चार्ली के पास एक मिलिट्री बेस में उठा। वो जल्द ही डोरियन से मिली, जहाँ उन्हें पता चला कि अब वो सिर्फ तीनों ही बचे हैं। डैन ने डोरियन से उस व्हाइट क्लॉ के बारे में पूछा जो वो अपने गले में पहनता था। डोरियन ने उसे बताया कि उसे 6 महीने के बाद कैंसर से मरना है। ये उसे तब पता चला जब उसे पहली बार लड़ाई के लिए चुना गया। वो बार बार इस युद्ध में इसलिए चला आता है क्योंकि वो हॉस्पिटल के किसी बेड की बजाय यहाँ पूरी इंसानियत को बचाते हुए मरना पसंद करेगा। खैर जल्दी ही डैन को चीफ कमांड के हेड ने मिलने के लिए बुलाया। उसकी नन्ही बेटी अब कर्नल मूरी फॉस्टर बन गई थी। चीफ कमांड के हेड के तौर पर उसको अपनी बेटी को देखकर खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, जिसमें उसने बताया कि उसे यहाँ बुलाने के पीछे एक खास वजह है और ये खास मिशन जो उसकी मदद से वो पूरा करना चाहती है वो क्या है वो समय आने पर ही बताएगी। इसके बाद वो दोनों एक मिलिट्री टेंट में गए, जहाँ मूरी ने बताया कि उन्होंने एक जहरीला इंजेक्शन बना लिया है, लेकिन अभी तक वो सिर्फ मेल व्हाइट स्पाइक्स पर काम करता है। अब वो चाहती है कि डैन उसकी मदद करे एक मादा एलियन को पकड़ने में, ताकि वो ऐसा जहर बना सके जो मेल या फीमेल दोनों को मार सके। हेलीकॉप्टर में व्हाइट स्पाइक नेस्ट की तरफ जाते हुए मूरी ने बताया कि ये एलियंस अचानक से एक दिन धरती पर आ गए। वो नॉर्दर्न रशिया से निकले और दुनिया भर में फैल गए, पर किसी को भी कोई स्पेसशिप, क्रैश साइट या उनके आने का कोई निशान नहीं मिला। बात बदलते हुए डैन ने उससे पूछा कि 2022 से लेकर 2051 तक उनके परिवार के साथ क्या हुआ, लेकिन मूरी ने कहा कि इस बारे में बात ना ही करें तो अच्छा है। अब कुछ देर बाद वो एक नेस्ट में पहुंचे, जहां कुछ सोल्जर्स एक मादा व्हाइट स्पाइक को काबू में करने की कोशिश कर रहे थे। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन तभी उस मादा को बचाने के लिए बाकी एलियंस ने हमला कर दिया। अब डैन जो एक हेलीकॉप्टर में था, उसने नोट किया कि मेल व्हाइट स्पाइक का एक झुंड नेस्ट की तरफ बढ़ रहा है। वो और मूरी जल्दी से नीचे उतरे और मादा को पिंजरे में बंद कर दिया। पर जैसे ही वो हेलीकॉप्टर इस पिंजरे के साथ उड़ा, मेल व्हाइट स्पाइक्स के एक झुंड ने उन पर हमला कर दिया, जिससे पिता और बेटी को एक मिलिट्री जीप में भागना पड़ा और गाड़ी में लगे मशीन गन से वो अपना रास्ता बनाते रहे। और कुछ देर बाद वो एक बीच पर पहुंचे। मूवी उसे काफी नाराज थी क्योंकि डैन ने अपनी जान की बिल्कुल भी हिफाजत नहीं की थी इस लड़ाई में। उसने बताया कि वो कुछ भी करके डैन को जिंदा रखना चाहती है। गुस्से में उसने ये बताना शुरू कर दिया कि इतने सालों में उसके परिवार के साथ क्या क्या हुआ। फिर उसने डैन को बताया कि युद्ध से लौटने के बाद वो जिंदगी से काफी उदास हो गया था। वो अपनी पत्नी एमी से तलाक लेकर अकेला रहने लग गया। और फिर कुछ दिन बाद मूरी के 16वें बर्थडे पर उसे एक कॉल आया, जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। असल में डैन एक एक्सीडेंट का शिकार हो गया था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। ये बात सुनकर डैन को बहुत बड़ा झटका लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो बिल्कुल अपने बाप की तरह निकला। आखिर में उसने भी तो अपने परिवार को छोड़ ही दिया। इसके बाद वो दोनों वापस मिलिट्री बेस पहुंचे, जहां मूरी तुरंत ही इन एलियंस को मारने की दवा बनाने में लग गई। इसके लिए उसे हजारों कॉम्बिनेशन टेस्ट करने थे ताकि फीमेल को मारने वाला टॉक्सिक तैयार किया जा सके। और मूरी किसी भी हाल में इसे जल्द से जल्द करना चाहती थी, क्योंकि डैन के वापस जाने में अब सिर्फ 21 घंटे बचे थे। अगली सुबह डैन ने मूरी से पूछा कि अगर वो जहर बनाने में कामयाब हो भी गए तो भी इतने सारे एलियंस को कैसे मारा जाएगा। इस पर मूरी ने कहा कि डैन को अपने समय में वापस जाकर इन टॉक्सिन्स को बहुत ज्यादा बनाना पड़ेगा ताकि वो लोग युद्ध होने से पहले ही खत्म कर सकें। अभी इनकी बातें चल ही रही थी कि तभी कंप्यूटर ने 100% बॉन्ड का सिग्नल दिया, जिसका मतलब था कि अब इनके पास फीमेल टॉक्सिक तैयार था। लेकिन बदकिस्मती से फीमेल व्हाइट स्पाइक्स भी जाग चुकी थी। उसने उठते ही अचानक जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया, जिसके कुछ सेकंड बाद ही पूरे बेस में व्हाइट स्पाइक्स घुसने लग गए। वहाँ दूसरी तरफ डैन और मूरी अपनी बंदूक लेकर पूरी रफ्तार से हेलीपैड की तरफ भागने लग गए, पर रास्ते में उन दोनों के सामने कई राक्षस मौजूद थे। इसी बीच उन्हें स्पीकर से आवाज आई कि टाइम जंपर के पास सिर्फ 3 मिनट का टाइम बचा है। ये सुनते ही मूरी ने उजहर डैन को देकर वहां से भागने को कहा, पर तभी उसके सामने एक और राक्षस आ गया और उसके हमला करने से पहले ही उसके नीचे की जमीन ज्यादा वजन होने की वजह से नीचे गिर गई। जैसे ही वो एलियन और मूरी नीचे गिरने लगे तो डैन भी अपनी बेटी को बचाने के लिए कूद गया, लेकिन वो तो बीच में ही वापस टेलीपोर्ट हो गया। और जब उसे होश आया तो वो 2022 में था, पर उसने अभी भी अपने हाथ में वो जहर की बोतल पकड़ी हुई थी। उसने लेफ्टिनेंट हार्ट को बताया कि इस जहर को ज्यादा से ज्यादा बनाकर हमें फ्यूचर में भेजना होगा, लेकिन उसने उसे बताया कि वो पोर्टल दूसरी तरफ से पूरी तरह से तबाह हो चुका है और अब कोई भी फ्यूचर में ट्रेवल नहीं कर सकता। ये बात सुनकर डैन चुपचाप निराशा के साथ अपने घर लौट गया। घर पहुंचते ही सबसे पहले उसने अपनी बेटी को गले लगाया और फिर उसी रात उसने एमी को भविष्य में हुई अपनी बेटी से बात के बारे में बताया। साथ में उसने ये भी बताया कि किसी को नहीं पता कि व्हाइट स्पाइक्स कहां से आए, क्योंकि वो अचानक बस 2048 में प्रकट हो गए थे, जिस पर एमी का कहना था कि शायद वो क्रिएचर सालों पहले इस धरती पर आए होंगे। और उसकी ये बात सुनकर डैन के दिमाग में एक आइडिया आया, जिसके बाद वो एक बार में डोरेन से मिला, जहां भविष्य के बारे में बात करते हुए उन दोनों ने तय किया कि वो इस युद्ध को होने से पहले ही रोक देंगे। वो दोनों डोरेन के पास मौजूद व्हाइट स्पाइक्स का क्लॉ लेकर चार्ली के पास पहुंचे। असल में चार्ली एनवायरमेंटल साइंस का एक्सपर्ट था और उसने क्लॉ को एनालाइज करके बताया कि उस पर चाइना का वोल्केनिक ऐश लगा हुआ था। और उसकी इस बात ने उन दोनों को ही हैरान कर दिया, क्योंकि व्हाइट स्पाइक्स पहली बार नॉर्दर्न रशिया में देखे गए थे, जो कि चाइना से ठीक ठाक
दूर था। ये सब सुनकर डैन को अपनी क्लास के लड़के मार्टिन की याद आई, जो ज्वालामुखियों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता था। खैर मार्टिन ने उन्हें बताया कि 1000 साल पहले एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी फटा था और ये घटना इतनी बड़ी थी कि इसके अवशेष नॉर्दर्न रशिया के ग्लेशियर्स में भी मिल सकते हैं। उसकी ये बात सुनकर ये सब समझ गए कि व्हाइट स्पाइक्स जरूर हजारों सालों पहले आए थे और रशिया की ठंडी बर्फ की चादर के नीचे वो सो रहे हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाने की वजह से वो समझ गए कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से साल 2048 तक वो बर्फ पिघल जाएगी और ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि उसी साल व्हाइट स्पाइक्स ने अपना पहला हमला किया था। ये जानकारी हाथ लगते ही उन्होंने यूएस की सरकार से इस मिशन के लिए फंडिंग मांगी, लेकिन सरकार ने इस बात के लिए साफ मना कर दिया क्योंकि उनके और रशिया के रिश्ते वैसे भी ठीक नहीं थे। उनके देश में प्लेन लेकर घुसोगे तो और खराब हो सकते हैं। कोई दूसरा रास्ता न मिलने पर डैन अपने पिता के पास पहुंचा, जिसके पास अनरजिस्टर्ड एयरप्लेन मौजूद थे। जेम्स इस मिशन के लिए तुरंत ही तैयार हो गया। एन मौके पर लेफ्टिनेंट हार्ट भी वहां पहुंच गई और उसके पास थे ताजे बने जहरीले इंजेक्शंस, जिनकी मदद से वो इन एलियंस को जड़ से मिटा सकते हैं। कई घंटों की उड़ान के बाद आखिरकार वो एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने कई विस्फोटक का इस्तेमाल करके उस बर्फ में छेद किया। वो बड़े ही सावधानी से उस छेद में घुसे जहां उन्हें एक जमा हुआ एलियन स्पेसक्राफ्ट मिला, जिसके बाद वो उसे काटते हुए उसके अंदर घुस गए। चार्ली और जेम्स बाहर ही रुके थे ताकि अगर कोई भागने की कोशिश करे तो उसे वहीं रोक सकें। थोड़ी देर छानबीन करने के बाद वो एक कॉकपिट में पहुंचे, जिसे देखते ही वो समझ गए कि ये उड़न तख्ती यहाँ क्रैश हुई थी। उन्होंने हिसाब लगाया कि एलियंस का इरादा पृथ्वी पर आने का नहीं था। खैर इसके बाद वो एक और कमरे में पहुंचे जहाँ असल व्हाइट स्पाइक्स बायोपॉड में बंद थे। ये देखकर वो सब समझ गए थे कि व्हाइट स्पाइक्स को किसी इंटेलिजेंट एलियन रेस ने बायो इंजीनियर किया है, यानी इन्हें अपनी मर्जी से बनाया है। शायद वो इनका इस्तेमाल दूसरे ग्रहों पर कब्जा करने के लिए करते होंगे। इसके बाद उन्होंने जल्दी से पोर्ट्स में वो जहरीला इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया, जिसके इंजेक्ट होते ही व्हाइट स्पाइक्स दर्द से तड़प रहे थे। इसका मतलब ये था कि इनका जहर पूरी तरह से काम कर रहा था, लेकिन उनकी चीखों की वजह से कुछ दूसरे एलियंस पहले से ही जाग गए जिन्हें अभी इंजेक्शन नहीं लगाया गया था। उन सब ने पोर्ट्स तोड़कर टीम पर हमला कर दिया। डैन और उसके साथियों ने तुरंत ही एलियंस को मारना शुरू कर दिया, पर फिर भी उनमें से कुछ भागने में कामयाब हो गए थे। और अब डोरियन ने कहा कि उनके पास इस पूरी स्पेसशिप को उड़ाने के बजाय और कोई रास्ता भी नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से जहाज से बाहर निकलने से पहले ही उन पर हमला हो गया और सिर्फ डैन, चार्ली और जेम्स ही बॉम्ब एक्टिवेट होने से पहले निकल पाए। उधर उस स्पेसशिप पर मौजूद सारे एलियंस तो मर चुके थे, लेकिन अभी लाल पेट वाली फीमेल अभी तक जिंदा थी। इस फीमेल को खत्म करना बहुत जरूरी था क्योंकि वो और बच्चों को जन्म दे सकती थी। उसे पकड़ने के लिए डैन ने एक स्नोमैन बनाकर उसे जैकेट पहना दी ताकि वो इंसान जैसा लगे और ठीक उसके प्लान के मुताबिक वो क्वीन व्हाइट स्पाइक्स उसके जाल में फंस गई। अब जैसे ही वो स्नोमैन के करीब आई तो डैन और जेम्स उस पर गोलियां चलाते हुए उसे पहाड़ के एक छोर पर ले आए। वो उसे खाई में धकेलना चाहते थे, लेकिन वो इतनी कमजोर नहीं थी। उसने उन पर तुरंत पलटवार शुरू कर दिया, जैसे वो दोनों अलग अलग हो गए। उसके बाद उस एलियन ने डैन पर एक स्पाइक फेंक कर हमला किया, लेकिन डैन ने उसी स्पाइक का इस्तेमाल करते हुए उस पर हमला बोल दिया और ठीक उसी समय जेम्स ने भी उसकी आंख में कुल्हाड़ी मार दी और अब वो एलियंस की रानी अंधी हो चुकी थी और गुस्से में इधर उधर हाथ पैर मार रही थी। और इस बार डैन ने मौके का फायदा उठाते हुए उसके पैर में वो जहरीला इंजेक्शन लगा दिया, लेकिन वो एलियन इतनी बेवकूफ नहीं थी। उसने खुद ही अपना पैर हटा दिया ताकि जहर उसके शरीर में न फैल सके। उसी वक्त जेम्स ने अपने घायल हाथ को उठाकर एलियन को अपने खून की बू सुंघाई ताकि वो उसका पीछा करे, पर डैन अपने पिता को यूं ही मरते हुए देखना नहीं चाहता था और इसीलिए वो उस एलियन पर कूद गया, जिसके बाद उसने डोरियन की क्लॉ से उसकी गर्दन काट डाली। फिर उसने जहरीला इंजेक्शन उसके मुंह में डालकर पहाड़ से नीचे धक्का दे दिया। इतनी ऊपर से नीचे गिरने पर व्हाइट स्पाइक का कचुम्बर बन गया। अगले दिन पूरी दुनिया में रशिया में हुए धमाकों की खबरें चल रही थी, जिसमें कई सारे एलियंस मारे गए थे और अब सरकार पूरे मिशन का क्रेडिट लेने को तैयार बैठी थी। इसी बीच डैन वापस लौटकर अपने परिवार से मिला और सारी करवाहट भूलकर अपने पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगली वीडियो में।